आइए सीधे आज के इस अहम मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और काफी जटिल विषय का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। हाल ही में यूपी पुलिस ने कथित अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथ के एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट और एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके आधार पर आज हम इस कथित ऑपरेशन की पूरी एनाटॉमी यानी इसकी कार्यप्रणाली को डिकोड करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हैं जिनका जिक्र अधिकारी कर रहे हैं। बिना किसी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर हम इस पूरे मामले को समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क का खुलासा, फिर कैसे कमज़ोर वर्गों को निशाना बनाया जाता है, इसके बाद कट्टरपंथ की पूरी प्लेबुक, नियो कन्वर्ट का मनोविज्ञान और आखिर में इसके कथित व्यापक उद्देश्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नेटवर्क का खुलासा। देखते हैं कि इस ऑपरेशन का पर्दाफाश आखिर हुआ कैसे। यूपी पुलिस की जांच की कड़ियां कैसे जुड़ी, ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। घटनाक्रम को देखें तो मार्च के महीने में आगरा से 2 बहनों के गायब होने की खबर आती है। जब जांच की सुई पीछे घूमती है तो पता चलता है कि फरवरी में ही अधिकारियों को अवैध धर्मांतरण के लिए आ रही विदेशी फंडिंग के कुछ अहम सुराग मिलने लग गए थे। और फिर एक शनिवार को यूपी पुलिस एक बड़ा एक्शन लेती है और 6 अलग-अलग राज्यों में छापेमारी करके इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर देती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 500 करोड़ रुपए। जी हां, ब्रॉडकास्ट में शामिल एक्सपर्ट्स और एजेंसियों का दावा है कि इस कथित नेटवर्क को चलाने के लिए कनाडा, अमेरिका और खाड़ी देशों से इतनी भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग आ रही थी। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम का बिना किसी रोक टोक के आना साफ तौर पर इशारा करता है कि ये ऑपरेशन कितने बड़े और संगठित स्तर पर काम कर रहा था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस नेटवर्क का फैलाव भी देखिए। आगरा, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा लोकल गैंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीमा रहित नेटवर्क है जो राज्यों की सीमाओं को पार कर चुका है, बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट की तरह। आगे बढ़ते हैं भाग 2 के तरफ, कमजोर जनसांख्यिकी को निशाना बनाना। अब समझते हैं कि इन कथित ग्रूमिंग गैंग्स के निशाने पर आखिर होता कौन है। अधिकारियों का कहना है कि इन कथित गिरोहों का मुख्य टारगेट वो महिलाएं होती हैं जो पहले से ही जिंदगी में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रही हैं। इनमें विधवाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं और कम उम्र की लड़कियां शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इन्हीं को क्यों चुना जाता है। दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये महिलाएं अक्सर सुरक्षा और स्नेह की तलाश में होती हैं और भर्ती करने वाले इसी खालीपन का फायदा उठाकर एक झूठी निर्भरता पैदा करते हैं। यहीं से शुरू होता है मनोवैज्ञानिक हेरफेर और उन्हें बाकी समाज से अलग थलग करने का खतरनाक खेल। सेना के पूर्व अधिकारी जनरल डीपी पांडे का ये कोट इस पूरी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देता है। वो कहते हैं, समाज के कमजोर वर्ग को निशाना बनाना एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों की कमजोरियों और उनकी सामाजिक मजबूरियों को बाकायदा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सहारे का नाटक करके उन्हें गहरे जाल में फंसाना ही इस कथित ऑपरेशन का पहला और सबसे अहम कदम है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, कट्टरपंथ की प्लेबुक। ये पूरा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन काम कैसे करता है। एक्सपर्ट्स ने इनकी कार्यप्रणाली को 4 बहुत ही सुनियोजित चरणों में बांटा है। पहला है स्नेयर या ल्योर करना, यानी नौकरी या शादी के झूठे वादों के जाल में फंसाना। जब एक बार भरोसा कायम हो जाता है तो आता है दूसरा चरण, ट्रैप और ब्लैकमेल। यहाँ शिकार के आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचल दिया जाता है। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वो खुद इसके जिम्मेदार हैं और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जब दिमागी तौर पर इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब तीसरा चरण शुरू होता है, धर्मांतरण और कट्टरपंथ का। और आखिरी चरण में या तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है या फिर किसी बड़े नेटवर्क के कामों में लगा दिया जाता है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। ब्रॉडकास्ट में सिद्दीकी नाम के एक आरोपी का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि इस अकेले व्यक्ति ने झूठे वादे करके करीब 25 से 30 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। मजे की बात यह है कि वो कथित तौर पर पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने इस सच्चाई को छुपाकर रखा। और ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, बल्कि झूठा विश्वास जीतने और सामने वाले को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने का एक बहुत ही क्लासिक मनोवैज्ञानिक तरीका है। और इस पूरे काम को आग की तरह फैलाने में आज के डिजिटल टूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब का जमकर इस्तेमाल हो रहा है।
मिसाल के तौर पर द सुन्ना नाम के एक यूट्यूब चैनल का जिक्र है जिसके लगभग 1,69,000 फॉलोअर्स हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पहचान छिपाने, नाम बदलने और कट्टरपंथी सामग्री को बिना किसी फिल्टर के हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। चलिए अब भाग 4 की तरफ चलते हैं। नियो कन्वर्ट यानी नव धर्मांतरित व्यक्ति का मनोविज्ञान कैसा होता है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक नियो कन्वर्ट वो व्यक्ति होता है जो अपनी नई विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी साबित करने का एक बहुत ही भयंकर दबाव महसूस करता है। यहाँ काम करता है आइडेंटिटी स्ट्रिपिंग का सिद्धांत। मतलब जब कोई इंसान अपना परिवार, अपनी पुरानी पहचान और अपनी जड़ें छोड़ देता है तो उसे नए समूह में भी ठुकराए जाने का एक बहुत गहरा डर सताने लगता है। और यही वो डर है जो उन्हें किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देता है और वो कट्टरपंथ के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। उसके पास समाज में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये लाइन बहुत गहरी है। ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जब किसी पीड़ित को उसके पुराने जीवन, परिवार और समाज से पूरी तरह काट दिया जाता है तो मनोवैज्ञानिक हेरफेर का पूरा चक्र पूरा हो जाता है। अब वो इंसान पूरी तरह से उस कथित सिंडिकेट के रहमो करम पर है। उसके पास इस नई कट्टरपंथी विचारधारा को अपना मानने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचता। अब हम अपने आखिरी भाग पर आ गए हैं। भाग 5, कथित व्यापक उद्देश्य। आखिर इस पूरी कवायद का मैक्रो लेवल पर गोल क्या है। इन कथित ऑपरेशंस को चलाने के लिए बहुत ही हाई लेवल और मल्टीपल स्किल्स की जरूरत होती है। आप खुद देखिए, ब्लैकमेलिंग के लिए फाइनेंस और मनोविज्ञान समझना जरूरी है, कट्टरपंथ फैलाने के लिए धर्मशास्त्र और आईटी की नॉलेज चाहिए, और आगे डिप्लॉयमेंट के लिए हथियारों की ट्रेनिंग। एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ी मल्टी स्पेक्ट्रल चुनौती मानते हैं। इसे चलाने के लिए बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी जैसा तगड़ा संगठन चाहिए। और ब्रॉडकास्ट का दावा तो देखिए, पूरे देश में कथित तौर पर 3,000 से ज्यादा लोग इस विशिष्ट नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो ये कोई छोटी मोटी मंडली नहीं है जो गली मोहल्ले में चल रही है। ये एक बहुत ही विशाल और संगठित वर्कफोर्स है जो इन कथित ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है। एक तरफ है वो व्यक्तिगत त्रासदियां जहां महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और दूसरी तरफ है इसका कथित बड़ा लक्ष्य, जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक ऑल्टरेशन। विशेषज्ञों का साफ मानना है कि महिलाओं को ऐसे फंसाना केवल छिटपुट अपराध नहीं है। ये तो उस बड़ी इमारत की छोटी छोटी ईंटें हैं जिसका अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना और एक बड़े स्तर पर डेमोग्राफिक बदलाव लाना बताया गया है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मनोवैज्ञानिक हेरफेर को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा हो तो कोई भी समाज इस जाल के पूरी तरह बंद होने से पहले सच्चाई का पता कैसे लगा सकता है। ये एक बेहद जटिल चुनौती है जिस पर हम सबको सोचना होगा। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको इस पूरे कथित नेटवर्क और इसकी कार्यप्रणाली को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। इसी विचार के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।